हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन आपका फिर से एक बार नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाम का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है। आपको थोड़ी दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, हम पूरी तरह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमन तिवारी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पूरे बेसिक से चलेंगे, पूरी एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना, ठीक है, कंटिन्यूसली देखते रहना। इस वीडियो में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और थोड़ी चीज़ें जानेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ से आया, कौन सी चीज़ों से आया, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इस चीज़ को जानने के बाद फिर हम अगली वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। छोटी वीडियो होगी, छोटा चैप्टर है। अगली जो वीडियो आएगी वो भी बहुत छोटा होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पेपर में एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, पेपर से पहले अगर आप देख रहे हैं तब भी या अभी देख रहे हो तो पेपर से पहले एक बार बुक के लैंग्वेज को रीडिंग करके ज़रूर जाएं। उससे क्या होगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी पेपर में लिखते कैसे हैं लैंग्वेज बनाकर, ठीक है। इसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, कि पेपर में लिखना क्या है, लैंग्वेज क्या है मतलब आंसर की, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। बहुत आगे बढ़ गए हम तो, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। देखो, अगर मैं आपको बात करूं कि मैंने मान लो आपको एक काम सौंपा, ठीक है, वर्क, मैंने आपको एक काम सौंपा, ठीक है। तो आपको एक काम सौंपा, अब उस चीज़ का आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। या मैंने आपके 3 दोस्तों को काम सौंपा, ठीक है, आप 3 दोस्तों को काम सौंपा और तीनों को उस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, मान लो। या फिर तीनों एक ही काम को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तीनों एक ही काम को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के काम करने के बाद क्या मैं आप तीनों का कंपैरिजन कर पाऊँगा, ठीक है। क्या मैं आप तीनों का कंपैरिजन कर पाऊँगा? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों ने अपना काम, एक ही काम को अलग अलग तरीके से कर रखा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक लिस्ट बनाकर दूंगा जिसमें रूल्स लिखे होंगे, ठीक है, कि इस काम को इसी तरीके से करना है, इस काम को इस तरीके से करना है, ये वाला स्टेप ज़रूर लेना है, ये वाला स्टेप ज़रूर करना है, तो फिर क्या होगा, तो आप तीनों उस रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को करोगे, ठीक है। और तब मैं आप तीनों के रिजल्ट को कंपेयर कर पाऊँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक स्टैंडर्ड सेट करता है अकाउंटिंग का, एक रूल है, मतलब एक रिटन रूल्स है जिसके जिसके अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट होगा यहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटन पॉलिसी document issued by expert accounting body of each country। अब जैसा कि आप सबको पता है कि हर कंट्री में अकाउंटिंग होती होगी, क्यों? क्योंकि हर कंट्री में कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब कंपनी चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है, एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उसके लिए अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। तो जो भी उस देश में, जिस भी कंट्री में एक्सपर्ट अकाउंटिंग होगा, मतलब एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी जो कि अकाउंटिंग की सारी चीज़ों को संभालती हो, ठीक है, वो बॉडी क्या करेगी, वो बॉडी एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रूल का वो दिया था पन्ना आपको, उसी तरीके से ये एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाएगी, इसे इशू करेगी कि हाँ, इन चीज़ों को, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। आया समझ? तो ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ठीक है। और चीज़ें समझे तो इसमें क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब इसके अंदर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिखे रहते हैं, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और कुछ मेथड्स लिखे रहते हैं कि उन प्रिंसिपल्स को आपको कैसे अप्लाई करना है,
ठीक है, आ रहा है समझ में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो एक रूल बुक की तरह है, जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, कौन कौन से स्टेप लेने हैं, कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, अगर मान लो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर कितने ही लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, कितनी कंपनियां हैं ये आपको मालूम होगी। अब एक बात बताओ, अगर हर कंपनी का ओनर अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो मैं किस तरीके से कंपेयर कर पाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से मैं चीज़ों को कंपेयर करूंगा। अगर फिर से दोबारा अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो अगर मेरी कंपनी है और मैं जा रहा हूँ बैंक में जा रहा हूँ लोन लेने के लिए, ठीक है। अब मैंने किसी और तरीके से अपनी मर्जी से अकाउंटिंग कर रखी है, बैंक किसी और तरीके से अकाउंटिंग समझता है, तो क्या मैं कभी इस चीज़ को मतलब क्या मैं कभी लोन लेने में सफल होऊंगा? कभी नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि उसे अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगी, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरीके का रूल बुक है, एक तरीके का आपको एक मतलब एक इंस्ट्रक्शन बुक है कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। आया समझ में। अगर हम दूसरे पेज पे चलें तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एज AS, ठीक है। AS का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स issued by government with support of MCA। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। इसके सपोर्ट से गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट इसके सपोर्ट से रिटन डॉक्यूमेंट को इशू करती है, ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ NFRA। NFRA क्या होता है? NFRA का मतलब होता है, पहली बात तो FR का मतलब तो आपको याद ही रखना है, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग का ही दूसरा नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें क्या करते हैं, अकाउंटिंग में क्या करते हैं, फाइनेंस की चीज़ों को, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें उसका रिपोर्ट ही तो बनाते हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, ठीक है। तो और N का मतलब होता है नेशनल, ठीक है, और A का मतलब है अथॉरिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि होता क्या है कि गवर्नमेंट जो होती है वो MCA के सपोर्ट से और इसके साथ कंसल्टेंसी बिठा के, मतलब कंसल्ट करके यहाँ पर AS को इशू करती है मार्केट के अंदर, ठीक है। आया समझ। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में ये होता क्या है। अगर समझ में आ गया है तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट में यस लिख कर बता दें, ताकि मैं समझ जाऊँ कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्यों लाया गया, क्या है इसका फ़ायदा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यूनिफॉर्मिटी ये बनाए रखता है। कहने का मतलब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि पूरे देश में अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है कि स्टैंडर्ड सेट करता है, एक लेवल सेट करता है, एक मतलब प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्मिटी सेट करता है कि हाँ आपको ये रूल फॉलो करने हैं, इस तरीके से काउंटिंग करनी। अब एक बात बताओ, आप नोएडा में बैठ के, आप दिल्ली में बैठ के, आप गुड़गांव में बैठ के अगर आप जिस तरीके की अकाउंटिंग कर रहे हो, क्या आप तमिलनाडु में जाओगे, केरला में जाओगे तो वहाँ पर अलग अकाउंटिंग होगी? नहीं, क्योंकि वहाँ पर सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन है। तो बेनिफिट सबसे पहला ये हो गया कि ये डाइवर्स अकाउंटिंग हो सकती थी, ठीक है, कि मतलब कई सारे लोग अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को रोकता है और एक स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर। एडिशनल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हक देता है, मतलब ये कहता है कि अगर मान लो यूज़र को किसी प्रकार का एडिशनल, अगर आपका कोई यूज़र है, ठीक है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आपकी अकाउंटिंग का, तो वहाँ पर अगर उसको एडिशनल डिस्क्लोजर चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार आप उसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है, यूज़र्स को, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कंपैरिजन।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन मैंने वही बताया था आपको, ठीक है, कि अगर मान लो अगर मेरी टाटा कंपनी जो है वो किसी और तरीके से अकाउंटिंग कर रही है और रिलायंस कंपनी किसी और तरीके से अकाउंटिंग कर रही है, तो इन दोनों को कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वो कोई और तरीका अपना रही है, क्या पता उस तरीके में ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया जा रहा हो, रिलायंस कंपनी में कम प्रॉफिट दिखाया जा रहा हो, तो इस तरीके से हम कंपेयर ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है दो तरीके के कंपैरिजन में, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म, ठीक है। इंट्रा फर्म क्या होता है, अपनी ही कंपनी का कंपैरिजन करना पिछले परफॉर्मेंस से, इस साल मैंने कैसा परफॉर्म किया है और पिछले साल मेरा परफॉर्मेंस क्या था, ये मेरा इंट्रा कंपैरिजन है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जैसे 2016 में मैंने क्या परफॉर्म किया था और जो 2017 में मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, ये इंट्रा है, अपनी ही कंपनी के परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। लेकिन इंटर का मतलब होता है जैसे मैं टाटा और रिलायंस का कर दूँ दूसरी कंपनी का, ठीक है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम आता है, क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों के अकाउंटिंग मेथड सेम है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेम है, तो इस तरीके से दोनों का कंपैरिजन ईजिली किया जा सकता है, ठीक है। दूसरे में आते हैं रिडक्शन ऑफ स्कोप ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जैसे किस तरीके से आप रिपोर्ट को, अकाउंटिंग को चेंज कर देते हो, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। जैसे मान लो अगर आप अकाउंटेंट हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि 1 लाख रुपए का कोई सामान आया, बट आपने उसे 1.5 लाख का दिखा के 50,000 अपने जेब में डाल दिया, तो इस तरीके से विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो ये जब उसने क्या किया है, उसने एक मतलब लेवल सेट किया, उसने एक स्टेप लगाया है, उसने एक मतलब पूरा एक रूल बना दिया है, तो इससे क्या होता है, स्कोप कम हो जाता है। यहाँ पर याद रखना रिडक्शन लिखा है, मतलब कम करता है, ख़त्म नहीं करता है, ठीक है। स्कोप मतलब कम करता है कि उससे कम विंडो ड्रेसिंग होती है। किसी किसी चीज़ में आप कर पाओगे विंडो ड्रेसिंग, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो 4 बेनिफिट्स आपको समझ में आ गए। स्टैंडर्डाइजेशन इन्फॉर्मेटिव मेंटेन करता है, जिससे सबके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग मेथड्स हैं, वो सेम हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, अगर किसी भी यूजर्स को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल जानकारी चाहिए, तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करता है उसे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंपैरिजन, अगर आपको इंट्रा कंपैरिजन या इंटर कंपैरिजन दोनों में आपकी हेल्प करता है। मान लो अगर आप जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ आपसे कि इस साल 2016 में मेरे पास अकाउंटेंट है रवि, एक रवि नाम का अकाउंटेंट है, ठीक है। लेकिन 2017 में क्या हुआ, वो रवि नाम का अकाउंटेंट छोड़कर चला गया, अब मेरे पास मुकेश नाम का अकाउंटेंट आ गया। तो क्या पता अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते तो रवि जो है वो अपना अकाउंटिंग कर रहा होता किसी और तरीके से, ठीक है। और जो मान लो 2017 में जो मुकेश आया है वो किसी और स्कूल से सीख के आया होता, वो अपना अकाउंटिंग कर रहा होता, ठीक है। तो इस चीज़ में मेरा गड़बड़ हो जाता और मैं कंपैरिजन नहीं कर पाता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कंपैरिजन में भी हेल्प करता है, वेदर इट वुड बी इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म, ठीक है। रिडक्शन ऑफ स्कोप ऑफ विंडो ड्रेसिंग, कहने का मतलब ये है जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए हैं तो यहाँ पर स्कोप कम हो गया है विंडो ड्रेसिंग का, ठीक है। आप कितनी ही चीज़ों में विंडो ड्रेसिंग कर लोगे, कितनी ही चीज़ों में घपला कर लोगे, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए इन्होंने सख्त रूल बना दिए हैं, ठीक है। तो बेनिफिट हमने देख लिए कि कितने बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, ठीक। अब जरा एक आगे की चीज़ देख लेते हैं जो कि है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS। अभी तो हमने सिर्फ देश की बात की थी कि देश में अलग अलग तरीके की कंपनी है, अलग अलग टाइप की अलग बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगी, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाएंगी, उनके अकाउंटिंग मिलेंगे नहीं। इसी वजह से हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी इंडिया के अंदर है, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अलग किसी और कंट्री में कुछ और नाम से जानते हैं, बट होता वही है, बट नाम चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आता है, ठीक है। देखो अब दुनिया में कम से कम 190 के करीब अप्रॉक्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है। दुनिया में 190 के करीब अप्रॉक्स कंट्रीज़ हैं। तो अगर उन कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ ट्रेड करना होगा, बिजनेस करना होगा या किसी प्रकार का कोई डील करना होगा, तो वो कैसे अपने अकाउंटिंग को मैच करेंगे, वो कैसे अपने आप को कंपेरिजन करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास सामने आ जाता है जो पूरी कंट्री में एक तरीके का रूल सेटअप करता है, एक रूल बताता है कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है ताकि आप किसी और कंट्री से भी मेल जोल बढ़ा पाओ, ठीक है।
अगर इसे दूसरा नाम भी है इसका, वो है अकाउंट इंटरनेशनल। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि अकाउंटिंग का नाम ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और जिसे हम कहते हैं IFRS। तो अगर आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि IFRS क्या होता है, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और ये क्यों लाया गया था, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख के थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करके एक अच्छा एग्जाम्पल आप चिपका सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ग्लोबली तरीके से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करके ये मतलब ये किया गया कि ग्लोबली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट किया गया ताकि जो कंट्रीज़ है आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सके, ट्रेड कर सके, बिजनेसेस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आता है IFRS, ठीक है, आया समझ। वो है यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यूटिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या होता है, कहने का मतलब ये है, अगर आपसे मोटा मोटी कहूँ तो मैं, कि यूटिलिटी का मतलब कि काम कहाँ आता है, ठीक है, काम क्या होता है, ठीक है, ये होता है यूटिलिटी का मतलब, अगर आप समझना चाहें तो, ठीक है। पहला पॉइंट है यहाँ पर, इट प्रोवाइड्स द नॉर्म्स ऑन द basis of which financial statements should be prepared, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें एक बेसिक नॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे प्रिपेयर्ड लिखा है, ठीक है, जिसके बेसिस पर, ठीक है, हमें एक नॉर्म्स प्रोवाइड कर देता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लो भाई, मैं तुमको एक रेसिपी दे रहा हूँ, मैगी की रेसिपी लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसके बेसिस पर आपको मैगी बना कर देना है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये हमें एक बेसिस, एक नॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। दूसरा है, इट इंश्योर इन्फॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन। देखो सारे पॉइंट जो है वो वही है, लेकिन आपको बस हेडिंग चेंज करनी है। जैसे वहाँ पर कुछ और थे, यहाँ पे आपको यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट में दे दिया है, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये इंश्योर करता है कि अगर आप अलग अलग कंपनी के, अलग अलग लोग के, अलग अलग बिजनेसेस के जो लोग हैं, वो सेम तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें या प्रेजेंट करें, ठीक है। अगर किसी का बैलेंस शीट ऐसे है, ठीक है, अगर देश में मान लो एक कोई ऐसे बैलेंस शीट बना रहा है, कोई किसी और तरीके से बनाने लगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर एक मैच नहीं होगा, फिर दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। इसलिए तीसरे पॉइंट की बात करें, इट क्रिएट कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द यूजर्स, ठीक है, अमॉन्ग द यूजर्स। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही बट मैं बोल रहा हूँ तो आप उस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर यूज़र को, मैं आप मान लो आपकी कंपनी के अकाउंटिंग का यूज़र हूँ एक, ठीक है, मुझे आपकी अकाउंटिंग का कुछ ना कुछ काम होता है, मैं उससे किसी ना किसी प्रकार का डिसीजन लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता चलेगा कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को प्रिपेयर किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो आपका अकाउंटिंग होगा वो पूरी तरीके से रिलायबल होगा, रेलेवेंट होगा, मेरे काम का है, ठीक है, और पूरी तरीके से सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं अकाउंटिंग यूजर्स के बीच में, किससे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ठीक है। चौथा और लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, ठीक है, इट हेल्प ऑडिटर्स in auditing the accounts, ठीक है। अब देखो, जो ऑडिटर्स होते हैं, जो अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, जो अकाउंट्स को चेक करते हैं अच्छी तरीके से, वो के मतलब उनके पास जो नॉलेज होती है, ठीक है, वो नॉलेज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देख, मतलब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखते हुए आपके ऑडिट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपने किसी और तरीके से अकाउंटिंग कर रखी है तो ऑडिटर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इवन उनको कई बार ऐसा होगा कि आपकी अकाउंटिंग समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपना परफॉर्मेंस और अपनी चीज़ें समझ नहीं पाओगे, ठीक है।
तो इससे आपको बिजनेसेस को लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए संभल कर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करनी चाहिए, ठीक है। जिससे ऑडिटर्स की भी हेल्प होती है आपके बिजनेस को ऑडिट करने में, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट याद रखोगे, यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना यार, क्योंकि आपको पूरी सीरीज़ मिलने वाली है इसके ऊपर।